आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है और वह टॉपिक रहेगा प्रियतन के आधार पर। किसके? प्रियतन के आधार पर। प्रियतन के आधार पर वर्णों का विभाजन हम देखने वाले हैं कि प्रियतन के आधार पर वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। प्रियतन के आधार पर वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो भाग हमारे पास आता है यह आता है प्राणवायु के आधार पर। किसमें? प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर भी दो भागों में विभाजित किया गया। प्राणवायु के आधार पर जो हमारे वर्ण होते हैं उनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक आता है अल्प प्राण और दूसरा आ जाता है कौन सा हमारे पास? महाप्राण। प्राणवायु के आधार पर वर्णों को दो भागों में विभाजित करते हैं। प्रियतन में दूसरा जो आधार आता है वह आ जाता है हमारे स्वर तंत्री में। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर दो भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास अघोष और दूसरा आ जाता है कौन सा? सघोष। अघोष, सघोष या इसको क्या कह सकते हैं हम? घोष भी कह देते हैं। तो यह है प्रियतन के आधार पर वर्णों को दो भागों में विभाजित किया। एक प्राणवायु के आधार पर और दूसरा स्वर तंत्री के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर दो थे, अल्प प्राण और महाप्राण, और स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर थे अघोष और सघोष। एक बार हम जान लेते हैं परिभाषा, इनकी परिभाषा के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो, अल्प प्राण, अल्प का अर्थ होता है कम, प्राण का अर्थ है श्वास यानी प्राण वायु। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कम प्राण वायु खर्च होती है वो अल्प प्राण कहलाते हैं। महा का अर्थ होता है अधिक और प्राण का अर्थ है प्राण। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अधिक प्राण वायु खर्च होती है क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। अब आते हैं कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर देखो अघोष और सघोष हुआ करते हैं। अघोष, ए यहाँ पर लगने से के बिना, घोष मानी कंपन। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री यानी जीभा के अंदर कंपन उत्पन्न नहीं होती क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। और स का अर्थ होता है साथ, जो कंपन के साथ उच्चरित होते हैं उनको क्या कहते हैं? सघोष या घोष कहा जाता है। तो ये थी परिभाषा हमारी अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष की। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ आते हैं। हम कौन कौन से वर्ण हैं वो अल्पप्राण है, कौन महाप्राण है, कौन अघोष और कौन सघोष माने जाते हैं। तो इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर कौन से होते हैं? अघोष और दूसरे कौन से होते हैं? सघोष। अघोष, सघोष, और सघोष को हम क्या कह देते हैं? घोष भी कह देते हैं। घोष भी कह देते हैं। और अगर हम कहें प्राणवायु के आधार पर कौन से होते हैं? अल्प प्राण होते हैं और दूसरे क्या हो जाते हैं? महाप्राण हो जाते हैं। ये हम कौन कौन से वर्ण सघोष है, कौन से अल्प प्राण, महाप्राण, एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णों की। तो दोस्तों, जब वर्णों की बात की जाती है तो हम जानते हैं हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास स्वर आ जाते हैं। स्वर की संख्या क्या है? 11 होती है। उसके बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजन में भी सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाते हैं? स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कहाँ कौन कौन से होते हैं? ये पांचों वर्ग आपके होते हैं, यानी क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग और फिर प वर्ग आ जाते हैं। ये जो पांचों हैं ये क्या हो जाते हैं? पांचों वर्गों के पांच पांच वर्ण क्या हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क के बाद ख, ख के बाद ग के बाद घ और घ के बाद अंग आ जाता है। तो ये क है, ये इस वर्ग का पहला वर्ण है, ख इसका दूसरा वर्ण है, घ इसका तीसरा, घ इसका चौथा और अंग इसका पांचवा वर्ण है। इसी प्रकार से हम देखें कि जो च वर्ग हमारे पास आया है, च वर्ग में भी च के बाद क्या आ जाता है? छ, छ के बाद क्या आ जाता है? ज,
ज के बाद झ और झ के बाद य आ जाता है। इसी प्रकार से हम देखें कि ट वर्ग में ट के बाद क्या थ के बाद ड के बाद ढ और ढ के बाद क्या आ जाता है, अण आ जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास आ गया त वर्ग। देखो त वर्ग में त के बाद क्या थ के बाद द के बाद ध और ध के बाद क्या आ जाता है, न आ जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास आ जाता है क्या, उसी प्रकार से हमारे पास आ जाता है प वर्ग। प वर्ग में अगर हम देखें तो प के बाद क्या आ जाएगा फ के बाद ब के बाद भ और भ के बाद क्या आ जाता है, मैं आ जाता है। तो ये 25 हमारे क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं कौन से, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में हम देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4। कौन कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन थे, ये व्यंजन के समय हमने देख लिया था। कौन कौन से थे, य, र, ल और व। ये क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन हमारे कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं कौन से, ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय जो व्यंजन है उनकी संख्या भी 4 है। कौन कौन से हैं, श, स और है। ये हमारे क्या कहलाते हैं, ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। ये हमारे हिंदी के 44 व्यंजन हो जाते हैं। अब हम देखें इनमें से कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है, कौन सा अल्प प्राण और कौन सा महाप्राण है। देखो दोस्तों, रटना कुछ भी नहीं है आपको, है ना। हम एक नवीन ऊर्जा के साथ, नवीन टेक्निक के साथ इसको सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अघोष और सघोष। दोस्तों ये मैं आपको एक लॉजिक के साथ समझाती हूँ। आज का जो जमाना है वो किसका है, वो जमाना आया हुआ है पॉलिटिकल पार्टियों का। तो उसी से हम इसको उठा लेते हैं। देखो ये दो हमारे पास पार्टी बन गई हैं। एक पार्टी क्या है, अघोष, और एक पार्टी का नाम क्या है, सघोष। दोनों पार्टियों में इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन होने हैं तो सबसे पहले इसके मेंबर, इसकी मेंबरशिप किसको मिलेगी। तो मेंबरशिप लेने के लिए हम सबसे ज्यादा पार्ट को ले लेते हैं। और पार्ट ले लिया किसको हमने, स्पर्श को। स्पर्श में देखो ये क्या है, क वर्ग का पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, ये चौथा, ये पांचवा। इसी तरह से ये च वर्ग का पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा और एक पांचवा। मतलब प्रत्येक वर्ग के ये 5-5, 25 वर्ण है। इनकी हम बात करने जा रहे हैं। किसको किसकी मेंबरशिप मिलेगी, ध्यान देना एक बार। सबसे पहले एक लॉजिक से समझे। सबसे पहले आता हमारे पास ए हमारी हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण होता है। और पहले के लिए हमेशा क्या रख दो, पहला रख दो। क्लियर सभी को। ए पहला वर्ण है, इसके लिए हमने पहला वर्ण, यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण होता है वह क्या होता है, अघोष। बाकी बचे हमारे पास 2 वर्ण, तो 2 के लिए हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा वर्ण होता है वो क्या कहलाता है, अघोष वर्ण कहलाता है, अघोष व्यंजन कहलाता है। क्लियर सभी को। अब देखो ये पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, और इस कांग्रेस पार्टी के अंदर पहला और दूसरा ये दोनों मेंबरशिप ले ली। और इन दोनों में अगर मैं देखूं तो कितने पुरुष हो गए हैं, 5 पहले और 5 दूसरे, क्या हो गए हैं, 10। अब पहला और दूसरा अघोष आ गया तो बीजेपी के पास क्या बचेगा, बीजेपी के पास बच जाता है कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा। यानी कुल सदस्य 5 तीसरे हो गए, 5 चौथे हो गए और 5 पांचवे हो गए। कितने हो गए, 15। यहाँ पर मेंबरशिप कितने लोगों को मिल जाती है, 15 लोगों को मिल जाती है। कांग्रेस के मेंबर 10 और बीजेपी के कितने, 15। यहां तक हमने 25 का वर्गीकरण कर दिया है। फिर देखो कुछ भी नहीं, यहाँ फिर से दोहराती हूँ, हमारी हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण, इसके लिए हमने पहला रख दिया। आगे बचे 2 वर्ण, तो 2 के लिए हमने 2 रख दिया, है ना। अब इन्होंने बना ली पार्टी बन गई, मेंबरशिप मिल गई। अब होना है इलेक्शन। तो सबसे पहले दोनों पार्टियां जाती हैं किसके पास दोस्तों, स्वर के पास जाती हैं। और स्वर से जाकर कहती हैं कि देखो भाई इलेक्शन होना है, आपको कहाँ वोट डालना है, आप वोट कहाँ डालोगे। तो आप बताइए कॉमन सेंस के आधार पर ये कहाँ वोट डालेंगे। हमने पहले ही पढ़ा स्वर में कि स्वर क्या होते हैं,
स्वतंत्र होते हैं। स्वर के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं जा सकता। और स्वतंत्र व्यक्ति कहाँ वोट डालेगा, जल्दी से बता दीजिए, कहाँ डालेगा? जिसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है वो कहाँ डालेगा? कॉमन सेंस की बात है कि जो स्वर होंगे वो स्वतंत्र, और स्वतंत्र होंगे तो हमेशा कहाँ, बहुमत के साथ रहेंगे। स्वतंत्र व्यक्ति हार में वोट क्यों देगा? यहाँ पर बहुमत किसके पास है? सैकोस के पास। तो हमेशा याद रखिएगा, जो स्वर होंगे वो स्वर हमेशा किसके साथ रहेंगे? बहुमत के साथ रहेंगे। स्वर हमेशा बहुमत के, जहां बहुमत होगा वहीं पर स्वर होगा। अब जानते हो बीजेपी तो बड़े माइंडेड हैं, बीजेपी के मेंबर तो अब इन्होंने क्या किया, स्वर जैसे इनके पास आए तो कहने लगे भाई अच्छी बात है तुम तो आ गए, लेकिन एक पड़ोसी बचा हुआ है तुम्हारा, और वो कौन सा है? अंतस्थ बचा हुआ है। क्यों ना अंतस्थ को भी अपने पास ले आए? तो स्वर की समझ आता है, स्वर जाते अंतस्थ के पास और जाकर पहले ही कंडीशन रख देते हैं कि भाई देखे इलेक्शन हो रहे हैं, है ना, बहुमत भी किसके पास है? सैकोस के पास, और मैं भी किसके साथ हूं? सैकोस के साथ। अब आप देख लो आपको किसका साथ देना है। अब अंतस्थ सोचते हैं भाई बहुमत भी बीजेपी के पास है, स्वर भी 11 संख्या ये भी बीजेपी के पास है, तो मैं क्यों हार में जाऊं? एक एहसान भी रह जाएगा कि पड़ोसी तू आया था, उसका एहसान भी रह गया, और एक विजयश्री भी मिल जाएगी। तो जहां पर स्वर रहते हैं वहीं पर क्या रहते हैं? हमारे अंतस्थ रहते हैं। जहां पर स्वर रहते हैं वहीं पर क्या रहते हैं? अंतस्थ रहते हैं। संख्या कितनी? 4 हो जाती है। अब ये बीजेपी के मेंबर कहते हैं कि अच्छी बात है ना, स्वर भी आ गए, अंतस्थ भी आ गए, एक मीटिंग करते हैं और कहते हैं क्यों ना हम किसको ले आए, उसमें व्यंजन को और ले आए तो निर्विरोध रूप से चुने जाएंगे। और कहते हैं किसको? अंतस्थ को। तुम्हारा पड़ोसी बचा हुआ है क्या, उसमें उनको भी लेकर आओ। और ये अंतस्थ जाता है उसमें के पास, और जानते हैं उसमें में सबसे, उसमें का जो परिवार है इसमें सबसे वृद्ध व्यक्ति है कौन है जो है वो दादाश्री है इनका। और अंतस्थ जाते हैं दादाश्री के पास, जाकर कहते हैं कि भाई देख लो इलेक्शन हो रहे हैं, है ना, सारी सिचुएशन पहले क्लियर कर देता है, बहुमत भी बीजेपी के साथ है ना, स्वर भी बीजेपी के साथ है, हम भी बीजेपी के साथ। अब आप देख लो आपको कहाँ वोट डालना है। अब ये वृद्ध व्यक्ति बड़ा माइंड लगाता है कि सही बात है, हार में जाने से क्या फायदा, और फिर हम एहसान भी करेंगे, पड़ोसी पे जिंदगी भर एहसान करेंगे, तुम्हारे कहने से वोट दिया था, है ना, हमारा ये काम करवा दो, हमारा वो काम करवा दो। और कहते हैं ठीक है भाई, जब तू आ ही गया है तो हम वोट भी तू कहेगा वहीं पर देंगे, हम पड़ोसी से दूर कैसे हो सकते हैं। ये कहकर अंतस्थ चले जाते हैं। लेकिन ये इस परिवार के नवयुवक होते हैं, कौन? शय। ये नवयुवक जैसे ही घर आते हैं, दादाजी कहते हैं भाई तेरा पड़ोसी आया था, किस लिए? वोट डालने के लिए, इलेक्शन करने के लिए, इलेक्शन हो रहे हैं वोटिंग के लिए आया था। और मैंने तो कह दिया, क्योंकि देखो बहुमत भी उनके साथ है ना, स्वर भी उनके साथ है, अंतस्थ भी उन्हीं के साथ है, तो मैंने कह दिया कि तुम आ ही गए हो तो तुम्हारे कहने से ही वोट डालेंगे। लेकिन ये जो नवयुवक वर्ग है ना, ये आप बहुत अच्छे से समझते हो, इसने कहा कि कुछ भी करेंगे लेकिन पड़ोसी कहेगा वहां पर वोट नहीं डालेंगे, नहीं जिंदगी भर कहेंगे कि एक वोट का अधिकार तुम्हारा था, वो भी तुम हमारे कहने से डाल रहे हो, वो भी तुम्हारा अपना अधिकार नहीं रहा। तो हम कभी भी पड़ोसी के साथ हार में जाएंगे लेकिन पड़ोसी के साथ नहीं जाएंगे। अब है जो है वो वृद्ध व्यक्ति समझदार होते हैं, कहा अच्छी बात है ना, मैंने तो जुबान दे दी है, और जुबान दे दी तो मैं किसके साथ जाऊंगा? अंतस्थ के साथ, और तुम जाना विपरीत पार्टी में। यदि बीजेपी जीतती है तो मेरी तरफ से काम निकल जाएंगे, और यदि कांग्रेस जीतती है तो आपकी तरफ से काम निकल जाएंगे, और सदा विजयश्री हमारी ही रहेगी। और ये निर्णय कर लेते हैं, यानी जो है होता है वो तो किसके साथ आ जाता है? अंतस्थ के साथ आ जाता है। और बाकी जो इसका परिवार होता है कौन सा? शय, सै और सै, ये किसके पास चले जाते हैं? ये कांग्रेस के पास, यानी एघोष के पास चले जाते हैं। ये था हमारा संपूर्ण वर्णों का डिवाइडेशन कि कौन से एघोष हैं और कौन से सैघोष। पुनः दोहरा देती हूं, कुछ भी आपको नहीं करना,
ए हमारी हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण है, तो ए के लिए एक रख देना सदा, जहां पर ए होगा वहां पर पहला वर्ण होगा, यानी ए घोष में पहला वर्ण। आगे दो वर्ण बचे हैं, तो दो के लिए हमने दो रख दिया, पहला दूसरा क्या हो गया ए घोष, तो बाकी बचा तीसरा चौथा पांचवा क्या हो गया सघोष हो गया। फिर बहुमत, एक बात याद रखनी, हमेशा बहुमत के साथ स्वर रहेंगे, जहां स्वर रहेंगे वहीं पर क्या रहेगा अंतस्थ रहेगा, और है अपने परिवार को छोड़कर अपने पड़ोसी के साथ आ जाता है। ये संपूर्ण डिवाइडेशन हुआ अघोष और सघोष का। फिर कुछ समय के बाद आप जानते हो विजयश्री किसको मिली, बीजेपी को ही मिल जाती है। कुछ समय के बाद बड़े स्तर के क्या होते हैं, बड़े स्तर के क्या होते हैं लक्षण हो जाते हैं। अब भी सेम वही बात है, मेंबर की बात करें तो ए के लिए क्या रह जाएगा एक, ए पहला वर्ण है इसके लिए पहला वर्ण हो जाएगा। आगे देखो एक दो तीन पूरे पूरे वर्ण है तो इसके लिए तीन आ जाएगा, तीन पूरे पूरे हैं तो इसके साथ आधे भी दो दिख रहे हैं, तीन में जब दो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा पांच, यानी पहला तीसरा पांचवा क्या हो गया अल्प प्राण। तो महाप्राण के लिए क्या बच गया, अब क्या बच गया है दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा महाप्राण हो जाएंगे। अब की बार बहुमत किसके साथ आ गया बीजेपी, क्योंकि अब की बार बीजेपी पहले नंबर पर आ गई तो बीजेपी के पास बहुमत आ गया है ना। बस बात वही, जहां पर स्वर रहेंगे वहीं पर, जहां पर बहुमत रहेगा वहीं पर स्वर रहेंगे, जहां स्वर रहेंगे वहीं पर क्या रहेगा अंतस्थ रहेगा। लेकिन ध्यान देना अब की बार है कि कंडीशन बदल जाती है। पहले जानते हो विजयश्री तो मिली, लेकिन जो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में गया था उसका हाल क्या हुआ ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। जब अपने परिवार कहा इतना ही भला होता तो परिवार के साथ रहता, और विजयश्री मिली लेकिन ना कोई पद दिया गया ना कोई ओहदा दिया गया, और अगली बार कहता है कि जीना है तब भी परिवार के साथ और मरना है तब भी परिवार के साथ, और अगली बार है किसके साथ आ गया अपने परिवार के साथ। बस इतनी सी कहानी थी, संपूर्ण अघोष सघोष को हमने डिवाइड कर दिया है। पुनः दोहराइए, अपनी नोटबुक में लिखिएगा बिना देखें, अघोष सघोष में ए हिंदी वर्णमाला का पहला, तो ए के लिए हमेशा प्रथम रख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जितने वर्ण बचे ए वालों को पहले गिन लो, ए में दो बचे तो इसके लिए दो रख दिया, यानी पहला दूसरा अघोष तो बचे हुए सारे सघोष। पहला ए के लिए एक, एक दो तीन पूरे पूरे के लिए तीन, दो और आधे मिलाए पांच, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, तो दूसरा चौथा क्या हो जाएगा महाप्राण हो जाएगा। क्लियर सभी को। फिर बस याद रखिए जहां बहुमत रहेगा वहीं स्वर रहेगा, जहां स्वर रहेगा वहीं अंतस्थ रहेगा। पहली बार है जो है वो परिवार को छोड़कर अंतस्थ के साथ चला गया और अगली बार अपने परिवार में आ गया। ये छोटी सी कहानी थी और जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि अघोष और सघोष का डिवाइडेशन। कहोगे मैम यहां तक तो हमें याद हो गया, लेकिन पेपर में क्वेश्चन कैसे करेंगे। सपोज करो पेपर में उसने आपको दिया क्या है, और आय देकर कहता बताओ ये अघोष है, अघोष वर्ण है या फिर क्या है सघोष वर्ण है, तो पहचानो जल्दी से अघोष है या सघोष। हम देखेंगे ए क्या है हमारा स्वर, और स्वर किसके साथ रहता है बहुमत के, बहुमत किसके पास था सघोष के पास था ना। देखो ए के लिए एक और दो के लिए दो, पहला दूसरा था इसमें तीसरा चौथा और पांचवा, तो फिर ए क्या हो गया हमारा सघोष हो जाता, ए क्या हो जाता है हमारा दोस्तों सघोष हो जाया करता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हमसे पूछा जाए ख कि बताओ ख क्या है अघोष या सघोष, तो हम देखेंगे ख क वर्ग का कौन सा दूसरा, और दूसरा किस में आता है अघोष में आ जाता है। फिर हम देखे हैं है पहली बार परिवार को छोड़कर बहुमत के साथ चला गया था, सघोष हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, चाहे अल्प प्राण महाप्राण में पूछे चाहे सघोष अघोष में पूछे, हम आराम से निकाल देते हैं। बस थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करना, अपनी नोटबुक में एक बार बिना देखे इसको पूरी कहानी को दोहराते हुए अघोष सघोष बना लेना, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। जय हिंद जय भारत।